हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 के जितने भी प्रश्न है वो आपको आज सॉल्व करवाऊंगा। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे जो वास्तविक संख्या क्या है, मतलब रियल नंबर क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आप लोग अगर रियल नंबर समझ जाएंगे तो आपको प्रश्नावली 1.2 के जितने प्रश्न है वो आपसे खुद ही बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो वास्तविक संख्या क्या है। यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। आप लोग वास्तविक संख्या बोलिए या रियल नंबर बोलिए, दोनों एक चीज हुआ। तो चलिए जानते हैं जो वास्तविक संख्या है क्या। तो हम यहाँ पे लिखे हैं परिभाषा, जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मैंने आप लोग को पार्ट 1 में ही बता दिया जो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप लोग जरूर पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 के जितने प्रश्न थे वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया है। तो उसको भी आप लोग को देख लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे इसका लिंक दे दूंगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या, तो परिमेय जिसमें कि वैसी संख्या जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, एवं p और q कोई पूर्णांक संख्या होता था, q नॉट इक्वल टू 0। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, तब आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखे देख सकते हैं आप लोग, जो 1, 2, 4.5, 3.2, √2, √3 etc। मतलब इस प्रकार की जितने भी संख्या होंगे वो सभी संख्या, अगर आप लोग पृथ्वी पर जितनी भी संख्या है अगर पूछे जो मतलब वह कौन सी संख्या है, तो आप लोग उसको वास्तविक संख्या दे सकते हैं। प्राकृतिक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या। नेचुरल नंबर अलग होता है, प्राकृतिक संख्या अलग होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या मतलब गिनती कहां से करते हैं, तो अगर आप लोग किसी बच्चों को बोलिएगा गिनती करने के लिए तो वो 1 से करते हैं। 1 से लेकर अनंत तक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे भी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी संख्या अभी तक बनी हुई है वो सभी संख्या इस वास्तविक संख्या के अंदर आता है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। पर संख्या को 2 भाग में बांटा गया, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जांपल में आप लोग 1, 2, 4.5, 3.2, √2, √3, मतलब इस प्रकार के जितने एग्जाम्पल होंगे वो सभी वास्तविक संख्या होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 क्या है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, जो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। आप लोग ये किताब अपने अपने कॉपी मतलब अपने अपने पास निकाल लीजिए और इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और प्रश्न संख्या ये 1.2 के 1 नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार मैं आप लोग को बताता हूँ वो आप लोग अपने अपने सामने में रख लीजिए, और जिस प्रकार मैं पढ़ता हूँ आप लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देके और समझेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। नीचे में कुछ मतलब यहाँ पे दिया गया है, उसको बोल रहा है जो कौन सा सत्य है और कौन असत्य है ये जानने के लिए, और उसका कारण भी देने के लिए। जैसे सत्य है तो कैसे सत्य है, या असत्य है तो कैसे असत्य है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी मैंने आप लोग को बताया वास्तविक संख्या के बारे में, जो परिमेय एवं अपरिमेय के समुच्चय, समुच्चय मतलब जितने भी परिमेय संख्या होंगे अपरिमेय संख्या होंगे सभी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए इसमें अपरिमेय संख्या भी है, इसीलिए ये फर्स्ट नंबर क्या होगा तो सत्य होगा। ये क्या होगा तो सत्य होगा, ये सत्य होगा। कारण में हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग साइड में कहीं पे लिख सकते हैं, कारण में हम लोग लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। कारण ये होगा जो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। आशा करता हूं जो प्रश्न नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। जो देखिए वास्तविक संख्या में मेरा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए मैं आप लोग को इस प्रकार पहले इसलिए वास्तविक संख्या बता दिया जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप लोग को 1 नंबर प्रश्न समझने में तकलीफ नहीं होगी, मतलब जो वास्तविक संख्या अगर समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है। तो इसीलिए ये सत्य है कारण में, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या भी होता है। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपसे उल्टा करके पूछ दिया जाए, उल्टा करके पूछ दिया मतलब जो प्रत्येक, अभी तो था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यही क्वेश्चन उल्टा मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्वेश्चन क्या करता है एग्जामिनर,
तो वही रहता है। आप बोलते हैं जो पूछा है नहीं मेरी किताब से, किताब आपकी किताब से ही वो क्वेश्चन बनाता है, बस आप लोग फंस जाते हैं। कैसे? यहीं पे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग फंस जाएंगे इस प्रश्न में जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन से मैंने क्या किया, तो वास्तविक की जगह पे अपरिमेय कर दिया, अपरिमेय की जगह पे वास्तविक कर दिया। यहाँ इस क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन था इसका, इस मतलब इस 1 नंबर का क्वेश्चन था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन मैंने क्या पूछा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है, लेकिन अपरिमेय संख्या कभी परिमेय नहीं हो सकता, इसीलिए ये असत्य होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा वो जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या हो। m अच्छा प्राकृत संख्या आप लोग को अगर नहीं आता है तो मेरा एक नंबर सिस्टम करके आप संख्या पद्धति करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैंने सभी संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक के बारे में विस्तार से, परिमेय संख्या और परिमेय और इस वास्तविक संख्या को भी विस्तार से बताया, तो उसको आप लोग को देख लेना अच्छे तरीके से। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्राकृत संख्या होता है गिनती की सभी संख्या को प्राकृत कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अनंत तक। ये पॉजिटिव मतलब अनंत तक, आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, अनंत तक जितने भी संख्या होते हैं 1 से लेकर अनंत तक को हम प्राकृत कहते हैं। तो संख्या रेखा पर बोल रहा है मेरा, जो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है संख्या रेखा पर। आइए आप संख्या रेखा ये हुआ, मान लीजिए ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो संख्या प्राकृत संख्या इधर होता है, इधर होता है 5। अब बोला प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या, रूट m का होता है नहीं होता है, औसत है। क्यों नहीं होता है? तो देख लीजिए, अगर रूट 3 का वैल्यू निकालेंगे हम, रूट देखिए रूट 3 मान लीजिए, रूट 2 ही ले लीजिए, तो रूट 2 का मान निकलता है। रूट 2 कभी भी संख्या रेखा पे आप लोग होता है नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, क्योंकि संख्या रेखा क्या है, मतलब पूर्णांक क्या है वो मैंने आप लोग को बताया। संख्या रेखा पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी संख्या होते हैं वो आता है, मतलब -1 2 -3 कभी भी रूट 2 नहीं आता। हम लोग दर्शाते हैं वो अलग चीज़ है, जो रूट 2 कहाँ होगा, 1.5 कहाँ होगा, वो दर्शाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन होता नहीं है प्रॉपरली, वो चीज़ होता नहीं है, ये आपको याद रखना हो। तो इसीलिए रूट 3 का वैल्यू नहीं निकलता है, इसलिए वो संख्या रेखा पर नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, तो असत्य है, ये असत्य है। और सत्य क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। नहीं, अब इसका कारण आप लोग लिख लीजिए। देखिए कारण में है, कारण देखिए संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या दोनों होती है, एवं धनात्मक दोनों संख्या होती है, धनात्मक दोनों संख्या होती है, दोनों संख्या होती है, होती है। और संख्या रेखा पर देखिए, संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्या होती है। माइनस, माइनस अगर मान लीजिए -1 दे, रूट -1 रूट दे दे, इसका वैल्यू निकलता है, 1 का तो निकल भी जाएगा, लेकिन माइनस में दे दे तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन है मेरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या नहीं, सभी जगह पर वर्गमूल, सभी जगह पर वर्गमूल निकलना संभव नहीं है, निकलना संभव नहीं है, ये कारण होगा इसका, संभव नहीं है। मैंने आप लोग को बताया जो रूट 2 का अगर बात करते तो संख्या रेखा पर रूट 2 का ही मान नहीं निकलता है, तो वही मैंने लिखा है संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्या होती है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है, और लिखा है सभी जगह पर वर्गमूल निकालना संभव नहीं। अब रूट m का मतलब बोला है रूट m का हो, तो इसका मतलब तो उसका वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल निकले। अगर आप रूट 2 का बात कीजिए, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये असत्य होगा, ये सत्य नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैं आप लोग को प्रश्न नंबर मतलब ये 1 का 1 नंबर और 2 नंबर था, ये 1 का 1 नंबर और 2 नंबर था। हम 2 नंबर प्रश्न अभी समझेंगे आप लोगों को और समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, आप लोग यहाँ से क्या सभी पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, जो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, अपनी किताब में देख लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। अभी आप लोग को धनात्मक पूर्णांक आता होगा, जो धनात्मक पूर्णांक क्या है, नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक होता है +1, +2, +3, +4, मतलब यहाँ 1 से लेकर संख्या रेखा पर दाएं साइड जितने भी संख्या होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। का वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखिए, अगर 4 का हम बात करें, +4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है, और 2 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा, औसत्य होगा। ये भी क्या होगा, तो औसत्य होगा। औसत्य होगा। कैसे औसत्य होगा, तो यहाँ पे समझने के पहले कोशिश कीजिए। धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक होता है +1, +2, आप लोग प्लस नहीं भी दे सकते, वो भी चलने वाला है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। अब बोला जाता है जो धनात्मक मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में मान लीजिए √3 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो ये अपरिमेय होता है, √2 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये अपरिमेय होता है, √5 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये अपरिमेय होता है। लेकिन जब हम √4 का अगर बात करें तो ये अपरिमेय नहीं होता है, ये परिमेय होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल हमारा 2 निकल के आता है। लेकिन हमारे मतलब प्रश्न में दिया हुआ है जो सभी संख्या अपरिमेय होते हैं, तो ये गलत है, असत्य है, इसलिए मैंने उसको असत्य किया। कारण में अभी हम लिखेंगे क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। कारण में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, कारण में लिखेंगे हम लोग क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, √2 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ ये आपको पार्ट मतलब समझ में आया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैं आप लोग को आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इस जितने क्वेश्चन होंगे आज मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर मेरे पार्ट को देखिए दोस्त, यहाँ पे बहुत सारा गर्मी भी है, और एक बात आप लोग को बता दें, इसमें कुछ जानवर का भी आवाज़ आप लोग को अगर सुनने को मिल रहा हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलना होगा, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा बहुत हो जाता है। और गाँव से अगर वीडियो बनाते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए या कुछ आवाज़ निकालते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं जो आपको प्रॉब्लम देते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे के सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में सबसे पहले संख्या रेखा पर कैसे √5 को निरूपित किया जाता है वो बताऊंगा। अगर आप लोग को √2, √3, √5 या √7 इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सीखना है जो कैसे निरूपित किया जाता है, तो वो मैं आप लोग को पार्ट 3 में एक वीडियो बना के समझाऊंगा। तो आप लोग जरूर उसको देख लेना है और समझ में आ जाएगा। और सर्पिल आकार का भी एक होता है जिसको कि 2 मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो इसमें मैं आप लोग को एक मेथड से बताऊंगा, और उस वीडियो में पार्ट 3 में आप लोग को 2 मेथड से किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप लोग को एक पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, ये आप लोग को 8 क्लास से ही या 7th क्लास से ही पता चल गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को पता होगा जो पाइथागोरस प्रमेय क्या है और नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर हमें इतना याद रखना है, नहीं, आपको उतना याद नहीं रखना है। तो आपको याद क्या रखना है, बस एक सूत्र याद रखना है। कौन सा? जो इसका सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये आपको केवल याद रखना होगा, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। देखिए, हमें अगर संख्या रेखा पर √5 को साबित करने के लिए दिया हुआ है तो आपको ये समझना है जो √5 क्या है, मेरा कर्ण है। √5 क्या है, मेरा कर्ण है। √5 क्या है, मेरा कर्ण है। तो √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है, 5। अब देखिए, हमारे को मतलब हमें ना तो लंब पता है और ना ही आधार पता है, ना ही लंब पता है और ना ही आधार पता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए इस रूट वाले संख्या को, जितना भी संख्या है, √2 हो या √3 हो या √5 हो, लंब अपने आप को मतलब अपने मन आपको 1 ले लेना है। अपने आप क्या लेना है, 1 ले लेना है। तो लंब हमारा 1 ले लेंगे।
1 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन आधार बोलेंगे सर आधार क्या लेंगे, तो आधार हमें नहीं पता है, तो आधार हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे, आधार हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, आधार लिखते हैं, आधार का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा, जब आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये आधार का ही स्क्वायर रहेगा, और यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 होगा, √5 गुना √5 होता है। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में पहले बहुत पहले ही आपको अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अब जब यहाँ से हम आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 है, ये प्लस में 1 है, इस साइड लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस में 1 है, और इस साइड जब हम इसको लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से आधार का जब स्क्वायर हटाएंगे तो मैंने आप लोग को बताया हूँ ये स्क्वायर जब हटता है तो ये इस साइड रूट में आ जाता है, तो रूट के टर्म में आता है। तो यहाँ से मेरा आधार निकल के आएगा क्या, आधार निकल के आ जाएगा 2। आधार 2 लेना है, लंब 1 है और कर्ण √5 होगा। इसलिए अब हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचते यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पे मैंने संख्या रेखा, यहाँ पे इसको 0 कर देंगे, -∞ और ये +∞ होता है, ये 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करें, तो अधिक मतलब संख्या रेखा खींच ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये स्केल ले लेंगे, ये स्केल ले लेना है आप लोगों को, और स्केल की मदद से आप लोगों को प्रत्येक लंबाई यहाँ पे दे देना है। क्या देना है, अब देखिए यहाँ पे इसके मतलब स्केल हम इसको रख दीजिए, 0 को 0 के सामने में रख दिए, और देखते हैं तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 आता है, मेरा ये 1 आता है, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर दें 1, और उसके बाद ये 2 और ये 3 है, तो हम 3 तक ही लेंगे। इसका नाम मान लीजिए 1, ये 2 और ये 3 दे दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को। तो हम जब देखते हैं तो हमारा आधार 2 निकला है, तो हम यहाँ पे आधार 2 ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 2, ठीक 2 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम एक समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे, लंब कितना लेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एक लंब बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितना क्या बनाएंगे, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको रख कर भी बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण, या आप डायरेक्टली अपने लंब भी खींच सकते हैं। तो इसकी मदद से लंब खींच लेंगे, यहाँ से पहले इसको लंब खींच लेना आप लोगों को। तो जब लंब खींचेंगे तो इसी प्रकार से आप लोग को कट पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है आप लोग को। यहाँ से मैंने लंब खींच लिया, लंब खींच लिया। लंब खींचने के बाद क्या करेंगे आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए मैंने लंब आप लोग को बताया है जो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर आपको लंब लेना है। तो लंब लेने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये कंपास से आप लोग 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ये कंपास से आप लोग क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो कहाँ से नापना है आप लोग को, चाहे तो आप 1 से 2 को नाप सकते हैं या 0 से 1 के बीच में नाप सकते हैं। इस प्रकार से आप रख के अपने कॉपी पे और कंपास से इसको नाप लेना है। यहाँ से इसको रख के नाप लेंगे, और नापने के बाद क्या करेंगे, तो इस 2 वाले पॉइंट से हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। इस 2 वाले पॉइंट से हम यहाँ पे से इसको कट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कट कर गया, तो कट करने के बाद क्या होता है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, तो इस बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। इस बिंदु को हम क्या मानते हैं, तो O मतलब O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इस स्केल से इस दोनों बिंदु को मिला लेंगे। इस स्केल से इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, तो मिला लेंगे। तो हम यहाँ से इसको मिला लिए। तो मिलाने के बाद हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, तो ये क्या होता है, तो लंब। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, √5 आएगा। आप लोग इसको साबित कर सकते हैं, चाहे देख लीजिए आप लोग। 1 का स्क्वायर कीजिए और √2 मतलब 2 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 कितना मतलब 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 आया। और जब कर्ण का स्क्वायर कर्ण इधर आएगा तो ये √5 हो जाएगा। तो इससे ये √5 हो गया। लेकिन अभी दोस्तों मेरा संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट √5 को नहीं हुआ है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, वो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से। अब आप लोग को ध्यान से समझना है अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, तो फिर कंपास ले लेंगे और कंपास की मदद से क्या करेंगे, तो इसको नाप लेंगे। यहाँ पे 3 दे देते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, तो इस कंपास की मदद से यहाँ से इस दूरी को हम नाप लेंगे। इस दूरी को यहाँ से क्या करेंगे, तो नाप लेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जो यहाँ से इस कंपास की मदद से इसको हम क्या करेंगे, तो नाप लेंगे। और नाप लेने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट से इसको ऐसे, यहाँ से मान लीजिए ये है, तो इस पॉइंट से इसको ऐसे करते हुए और डॉट डॉट करते हुए ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते हुए डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे इसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसका नाम C दे देंगे और यही मेरा √5 हो जाएगा। इसके लिखेंगे हम लोग OB बराबर OC बराबर √5। यही हमारा संख्या रेखा पर हो गया। आशा करता हूँ ये आपको संख्या रेखा पर √5 को
साबित करने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया होगा। अगर आप लोग को और अच्छे तरीके से जाना है तो पार्ट 3 में मैं आप लोग को √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखाऊंगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखना है। और दोनों तरीका बताऊंगा, तो जिस प्रकार आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या क्या इसको नाप के और डॉट डॉट करते हुए यहाँ से इसको काट दिया, और देखिए ये कितना निकल के आ जाएगा, तो √5, और ये भी मेरा ओ भी √5 ही है, तो इसीलिए हम इसको बराबर कर दिए √OB बराबर मतलब OB बराबर OC बराबर √5। आशा करता हूँ आप लोग को संख्या रेखा पर √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को प्रश्न नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आप लोग को अभी बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी प्रकार से बताएंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा बना लिए। संख्या रेखा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको मान लीजिए 0 ले लेते हैं यहाँ पे, और ये 1 पॉइंट हो जाता है, और ये 2 पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, √2 हमें निकालना है। √2 मान लीजिए सबसे पहले हम √2 को इस पे से निकालते चलेंगे। √2 का पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को, √5 को, इस प्रकार से प्रत्येक संख्या को रिप्रेजेंट मतलब सर्पिल आकार में कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। तो √2 में देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, जो लंब 1 लेना है, और जब आधार का बात करें तो इसका अंदर कर दीजिए √1 का स्क्वायर प्लस लंब √1 होगा, मतलब अगर एक लंब होता है तो आधार भी हमारा 1 ही होगा। ये आपको समझना है। कैसे समझना है, तो आप लोग उस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। लंब की जगह पे 1 रख देना है आप लोग को, और कर्ण की जगह पे √2 लिखना है आप लोग को। वैसे उस प्रकार निकालेंगे तो आपका कर्ण निकल के आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं हम लंब को 1 लिखे हैं, प्लस आधार को हम b लिख देते हैं, बेस होता है इंग्लिश में इसको हम, कर्ण का √2 का स्क्वायर करते हैं। √2 को देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर ही रहने देते हैं, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो जब यहाँ से हम b स्क्वायर निकालते हैं तो ये 2 अब माइनस प्लस में इधर है तो बराबर किस आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर निकल के आ जाएगा √1 स्क्वायर, देखिए 2 में से 1 गया तो घट के आया 1, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। तो b का जब √1 का स्क्वायर मतलब √1 का वर्गमूल √1 ही होता है, तो ये आपको समझना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले एक आधार मेरा 1 रहेगा, तो हम एक आधार ले लिए। उसके बाद हम एक आधार लेने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक सीधा मतलब लंब टाइप में एक रेखा जो कि 90 डिग्री एंगल के सापेक्ष बनता हो उसको हम खींच लेंगे। तो चलिए हम लोग 90 डिग्री खींच लेते हैं, 90 एंगल पे खींच लेते हैं। और खींचने के बाद हम क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का कंपास की मदद से 1 सेंटीमीटर को नाप लेंगे। इस कंपास की मदद से क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो चलिए हम इसको नाप लेते हैं। तो जब हम यहाँ से इसको नापेंगे तो यहाँ से देखिए ये नाप लिए, और नापने के बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो कट करेंगे। तो कट करते हैं हम देखते हैं, तो ये कट मेरा कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आता है। तो कट करने के बाद यहाँ पे आता है, तो आने के बाद क्या करेंगे, तो फिर हम स्केल ले लेंगे। स्केल की मदद से इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, तो मिला लेंगे। इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, तो मिला लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, और ये हमने इसको मिला लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, तो √2 हो गया। ये हमारा लाइन √2 हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, और इसको P1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये A आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो उतना ही मतलब आगे रेखा नहीं रहने देंगे, हम इसको मिटा लेंगे, बस इतना ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल से समकोण बनाना है। तो जब हम यहाँ से आप लोग आपके प्रकार बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में आप उसको बोल सकते हैं, आप लोग को एक चांद मिला होगा जो चांद के आकार को मतलब इस प्रकार के होगा। तो इस प्रकार हमारे पास बड़ा है तो हम बड़ा लिए, आप लोग को छोटा होगा तो छोटा ही ले लीजिए। और यहाँ पे रख के आप लोग को इस रेखा पे रख के और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 जब हम यहाँ पे रखते हैं तो और 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम फिर इसको क्या करेंगे, तो सीधे सीधे खींच लेंगे। यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो हम सीधा करके खींच लेंगे। खींच लिए, और खींचने के बाद क्या करेंगे, फिर हम कंपास की मदद से 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर को नाप लेंगे। 1 सेंटीमीटर नापने के बाद इसको कट कर देंगे। तो जब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर नापने के बाद इसको कट करेंगे, आप लोग अपने कॉपी पे कट पेंसिल और से कीजिएगा, और जितना अगर रेखा लंबा हो तो उसको आप मिटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार कीजिएगा। तो यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद और इसको हम मिला लेंगे, किससे,
तो स्केल की मदद से इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से मिला लेंगे। तो जब हम स्केल की मदद से आप इसको मिलाते हैं तो ये हमारा √3 निकल के आता है। ये क्या निकल के आएगा, √3। आप देखना चाहते हैं तो आप √2 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे √2 का स्क्वायर कीजिए, आप प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए तो आपको कर्ण निकल के आ जाएगा। कितना, वो आपको पता है, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो जब 2 + 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 होता है, और ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण जब हट मतलब स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो ये √3 आ जाएगा, तो कर्ण बराबर। तो आशा कर तो ये क्या हो गया, तो कर्ण निकल के आया, तो जो कि हमारा √3 है। तो इसको हम P2 ले लेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो फिर इस पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री एंगल फिर हम चांद की मदद से बना लेंगे। यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को इसको रखेंगे, और इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, तो 90 डिग्री एंगल हम देखते हैं तो यहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक मतलब यहाँ से इसको बढ़ा रेखा खींच लेंगे और इस प्रकार इसको मिला लेंगे। इसको रेखा खींच लिए हम इस प्रकार, और खींचने के बाद क्या करेंगे, तो फिर कंपास की मदद से इसको बढ़ा लेंगे। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे, क्योंकि लंब हमारा हमेशा ऑलवेज टाइम एक ही होता है, इसीलिए हम 1 ही सेंटीमीटर लेते हैं। और ये लंब होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर लेके लंब काट लेंगे। यहाँ से जब ये कटेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कटता है, और यहाँ पे कटने के बाद क्या करेंगे, तो हम स्केल की मदद से फिर इस पॉइंट से इसको क्या करेंगे, तो मिला लेंगे। और इस पॉइंट से इसको मिलाने के क्या होता है, तो ये हमारा √4 निकल के आता है। और जब यहाँ से आप इसको ऐसे नाप के और इस प्रकार कीजिएगा तो ये इस बिंदु पे डायरेक्टली कटेगा। ये आप लोग कर सकते हैं और मिला सकते हैं, जो कटता है कि नहीं करता, बिल्कुल ही इस पॉइंट पे आपको कटेगा। लेकिन हमें नहीं काटना है, बस सर्पिल आकार में बनाना है, तो इसलिए हम लोग गोल के आकार में बनाते हैं। आप लोग हम क्या करेंगे, तो यहाँ से फिर लंब खींच 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री का मतलब ये लेके और 90 डिग्री का एंगल बना के, मतलब इस प्रकार आप लोग करते जाइएगा तो आपको क्या होगा, तो एक गोल आकार में सर्पिल आकार में √5, √6, √7 इस प्रकार से आपको गोल आकार में बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आएगा। मैं वीडियो को छोटा करने के लिए आपको मतलब इस वीडियो को यहीं पर आप खत्म करने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सीखने के लिए मैंने आप लोग को सिखा दिया। और भी अच्छे तरीके से जानना है तो पार्ट 3 देख लीजिए। मैं उसमें सबसे पहले यही बताऊँगा जो आपको सर्पिल आकार में कैसे बनाया जाता है या रिप्रेजेंट करते संख्या। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यानी कि बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर बहुत अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट भी मत करना है, और अनलाइक कर डिसलाइक करके ही चले जाइए। तो धन्यवाद। इस पार्ट में मैं आप लोग को इतना ही करवाऊंगा।